नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चेहरे में खुशी, खेतों में हरियाली, कृषि दर्शन लाए आप सबके खेतों में हरियाली। दीप्ति जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। कृषि दर्शन सचमुच हमारे किसान भाइयों के खेतों में हरियाली लाता है। पर इससे पहले हम पूछे, आप कैसी हैं, इसके बारे में अपने किसान भाइयों को बताइए। जी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे किसान भाई बंधु भी बहुत अच्छे होंगे। और संजय जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताइए कि आज के कार्यक्रम में क्या खास है किसान भाइयों के लिए? बिल्कुल, हम लोग हमेशा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार के साथ, जिसके अंतर्गत संजय जी आप तो जानते हैं, हमारे किसान भाई भी तेज हैं, वो भी जानते हैं कि कृषि समाचार के अंतर्गत हम खबरें खेती की और मंडी भाव की जानकारी देते हैं। मौसम का मिजाज क्या रहेगा, इन तमाम बातों की जानकारी आपको हर कृषि समाचार के अंतर्गत हम देते हैं। जी, तो दीप्ति जी, क्यों ना अपने किसान भाइयों को सबसे पहले खबरें खेती की दिखाई जाए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है चारा विकास योजना। बरसात में दुधारू पशुओं के खान पान का रखें विशेष ख्याल। बैगन में लगने वाले फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए कारगर हैं समेकित कीट प्रबंधन के उपाय। पशुपालन विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है चारा विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य है पशुओं को पौष्टिक चारा देकर पशुपालक अच्छा दुग्ध उत्पादन कर सकें। अच्छा दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध कराना आवश्यक है। चारा विकास के लिए काम कर रहे लोगों के लिए डेयरी तथा मत्स्य पालन विभाग झारखंड केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित चारा विकास योजना चला रही है। इस योजना के माध्यम से चारा विकास कार्यों में सहयोग देकर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं के खान पान में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता पड़ती है। इस मौसम में असंतुलित खान पान द्वारा पशुओं में कई प्रकार के रोग लगने की संभावना रहती है। आइए जानते हैं बरसात में पशुओं को क्या और कैसे खिलाएं ताकि वे स्वस्थ रहें। बरसात में पशुओं को संतुलित खाना देना जरूरी होता है, अन्यथा इस समय उनके बीमार होने की संभावना ज्यादा रहती है। बरसात में हरे चारे की अधिक उपलब्धता रहती है। यदि केवल हरा चारा पशु को खिलाया जाए तो उन्हें दस्त होने की संभावना होती है। इसलिए हरे चारे के साथ 1 से 2 किलोग्राम सूखा चारा भी देना चाहिए। सामान्य तौर पर एक दुधारू गाय को सूखा और हरा चारा के अलावे उचित मात्रा में दाना मिश्रण भी देना अच्छा होता है। जून जुलाई का महीना अन्य फसलों के साथ गेंदा फूल लगाने का भी उपयुक्त समय है। गेंदा फूल की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए पूसा बसंती, कलकतिया और पूसा नारंगी नामक प्रभेद उपयुक्त माने जाते हैं। उचित जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में गेंदा फूल लगाना अच्छा होता है। जून जुलाई के महीने में खेत की अच्छे से तैयारी कर तथा गोबर खाद के साथ उचित उर्वरकों का प्रयोग कर पूसा बसंती, कलकतिया या पूसा नारंगी नामक गेंदा फूल के उन्नत प्रभेद लगाएं। ये प्रभेद अच्छी फलन देने वाली होती हैं। साथ ही इन प्रभेदों को लगाकर प्रति हेक्टेयर लगभग 80 क्विंटल फूल प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, बैगन फसल के कीटों में फलीछेदक फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फलीछेदक के प्रकोप से पौधों को बचाने के लिए समेकित कीट प्रबंधन के उपाय कारगर पाए गए हैं। आइए जानते हैं ये उपाय आज के बेहतर तकनीक में। बैंगन में फली छेदक कीट के लग जाने की स्थिति में प्रभावित टहनियों और फलों को कीट सहित तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। फसल में फेरोमोन ट्रैप लगाना भी लाभप्रद होता है। कीटों की अधिक प्रकोप की दशा में नीम के रस का 4% घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद भी पूर्ण नियंत्रण नहीं होने पर इंडोसल्फान 700 ग्राम या साइपरमेथ्रिन 50 ग्राम का प्रति हेक्टेयर की दर से नीम के घोल में मिलाकर छिड़काव करना लाभप्रद होता है। बुआई के काम को आसान बनाने के लिए किसान रोटरी डिबलर की सहायता ले सकते हैं। रोटरी डिबलर एक दिन में 1 से 1.5 एकड़ खेत में बुआई करने में सक्षम है।
झारखंड के पठारी भूभागों में बुआई हेतु विकसित इस कृषि यंत्र को रोटरी डिबलर कहते हैं। यह उपकरण डिबलिंग विधि से बुआई करता है और एक दिन में लगभग 1 से 1.5 एकड़ खेत में बुआई कर सकता है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। राज्य की प्रमुख मंडियों में पिछले कुछ समय से तेजी बरकरार है। दलहनी और तेलहनी अनाज अपने बढ़े हुए मूल्य पर कायम है। विशेषज्ञों के अनुसार चीनी के भावों में और बढ़ोतरी संभव है। वहीं हरी सब्जियों की कम आवक से सब्जी मंडियां तेज हैं। वहीं कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भाव आज इस प्रकार रहे। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1300 रुपए से लेकर अधिकतम 1500 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4200 रुपए से लेकर अधिकतम 4550 रुपए। चीनी न्यूनतम 3650 रुपए से लेकर अधिकतम 3750 रुपए और प्याज न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो दीप्ति जी, मैं कह रहा था कि अपने झारखंड के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे राज्य में चावल अनुसंधान केंद्र विद्यमान है हजारीबाग में। बिल्कुल, और पूरे देश में, भारत में एक हजारीबाग चावल अनुसंधान केंद्र ही एक ऐसा केंद्र है जो कि अपलैंड जमीन पर किस तरह से चावल की उन्नत किस्मों की खेती हो सके और हमारे किसान भाई बंधु लाभान्वित हो सके, इसके लिए वो कार्य करता है। जी दीप्ति जी, तब तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए कि किस तरह चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग राज्य के किसानों की सेवा में तत्पर है। बिल्कुल, और हमारे मन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं कि किस तरह से खेती करें और हम इन समस्याओं को दूर करेंगे। सीधे लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर BD शुक्ला जी के पास, जो कि जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आप उपराऊ जमीन में चावल के उन्नत किस्मों की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी हम चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में हैं, जहां नाम से ही आपको पता चल रहा है कि चावल अनुसंधान केंद्र में नए नए किस्मों की इजाद की जाती है। किसान भाइयों, आज हमारे साथ चावल अनुसंधान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर BD शुक्ला जी हैं। नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे किसान भाइयों को अब आप जानकारी दीजिए कि चावल अनुसंधान केंद्र, इसका क्या कार्य है? जैसा कि हम ये कहना चाहेंगे कि ये केंद्र जो है सन 1980 में यहाँ स्थापित हुआ और झारखंड के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि ये एशिया का एकमात्र संस्थान है जो उपराऊ भूमि पर काम करता है, अपलैंड पर। और ये इस केंद्र से बहुत सी किस्में निजात की गई हैं, जैसे जिसमें है वंदना, अंजलि, वीरेंद्र, CR धान 40, कलिंगा 3, अभिषेक, सहभागी।
इन सब किस्मों को भिन्न भिन्न ज़मीन के लिए झारखंड के परिवेश को देखते हुए, जैसे अभिषेक 2 नंबर ज़मीन के लिए, सियार धान 40 3 नंबर ज़मीन के लिए, वंदना टाण के लिए, तो हम जो है, और जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि यहाँ पर ज़मीन कई तरह की है और हर ज़मीन के लिए हमारे पास किस्में जो है उपयुक्त हैं। और ये किसान ये केंद्र जो है किसानों के लिए हम फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जिसमें हर साल हम 20 से 25 हेक्टर एरिया में भिन्न भिन्न गांव चुन लेते हैं, सिलेक्शन करते हैं और उसमें जो है किसानों को खाद, बीज, इंसेक्टिसाइड सब हम फ्री देते हैं और उनके खेत में उन्हीं के द्वारा वो जो है उगाया जाता है और उसके बाद उपज उनकी हो जाती है, केवल हम रिकॉर्ड रखते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि किसान की सहभागिता अगर रहेगी किसी काम को करने में और तो वो अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि उनकी अपनी किस्म कैसी परफॉर्मेंस कैसा कर रही है और ये किस्म उनके द्वारा जब किया जा रहा है तो कितनी उपज बढ़ रही है। इससे बीज का प्रचार प्रसार भी होगा और ये बीज वो रख सकेंगे, क्योंकि दिक्कत ये किसानों के साथ आती है कि अगर मान लीजिए हमारे केंद्र से 50 किलोमीटर दूर किसान हैं, कोई गाँव है, वहाँ से वो चाह रहे हैं कि 5 किलो या 10 किलो धान लेने के लिए, तो बराबर वो सोचते हैं कि अब छोड़ो कौन इतना दूर जाएगा जो 5 किलो धान के लिए। तो इससे ये होगा कि ये बीज उनको उनके घर पर ही मिल जाएगा और उपज जितनी होगी सब उनकी होगी। ऐसे ही अभी पिछले 3 साल से एक और प्रोग्राम, ये तो खैर कम स्तर पर हुआ, दूसरा प्रोग्राम ये चल रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो है ये हमारा सेंटर जो है 100 हेक्टर माने 250 एकड़ पर डिमॉन्स्ट्रेशन जो है 3 डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं हम लोग। वो 50-50 एकड़ जो है एक जगह ज़मीन का चुनाव कर चुके हैं, जिसमें कि बीज और घास मारने वाली दवा ये दोनों जो है हम फ्री दे रहे हैं और किसान अपने खेत पर खाद और बीज अपना वो लगाएंगे। और चूँकि ये हम डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो उन खेतों पर कर रहे हैं जहां पर कि किसान बराबर जो है उनकी फसलें सूख जाती हैं, जहां पानी की सुविधा उनको एकदम नहीं है। तो ऐसे जगहों पर जहां कि वो हर साल उनको जो है सूखा से प्रभावित होते हैं, ऐसे जगहों पर हम जो है सिलेक्शन किए हैं और इन किस्मों का सियार धान 40 और सहभागी धान का प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख लीजिए, जिस ज़मीन में आप कह रहे हैं कि सूखा से प्रभावित होता है और ये कुछ नहीं कर सकते, आप अपने ही ज़मीन पर कैसी अच्छी फसल ले सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। ऐसा है कि हम कोशिश यही करते हैं कि ये चयन हमारा जो है रोड साइड में हो, सड़क के, जिससे कि हम और लोगों को और किसानों को और अधिकारियों को वहाँ ले जा कर के दिखा सकें। पहला क्राइटेरिया तो ये रहता है। दूसरा ये है कि इस 50 एकड़ या 100 एकड़ में जो हम चयन करते हैं वो इसमें सहभागिता किसानों की है, वो इच्छुक हैं सीधी बुआई करने के लिए कि नहीं। अगर सीधी बुआई करने के लिए इच्छुक हैं तब हम उनको एक जगह बैठा करके उनको सारी प्रक्रिया जो है बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद अगर वो इच्छुक रहते हैं तब वो उस जगह का हम चुनाव करके और बीज को उनको तो पहुंचाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड में ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन इंस्टेंट या द्वितीय हरित क्रांति यहाँ चल रही है, जो 17 डिस्ट्रिक्ट में झारखंड की चल रही है। उसमें हमारे वैज्ञानिक जो है सलाहकार के रूप में हर करीब हर वैज्ञानिक हमारे यहाँ कम हैं, इसलिए 4-5 ज़िला हमारे अंडर में है, जिनके कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर को हम ये जो है टेक्निकल नॉलेज देते हैं कि आप कौन सी वैरायटी और कब और किस ज़मीन में लगवाएं द्वितीय हरित क्रांति के उसमें जो है। कौन से ज़िले हैं? चतरा है, जामताड़ा है, कोडरमा है। इन 3 ज़िलों में हमारे 3 साइंटिस्ट जो है बराबर विजिट करते हैं और समय समय पर किसानों को ये
सलाह देते, किसानों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर को भी सलाह देते हैं कि आप कौन सी वैरायटी लगाएं, कौन सा जो है इंसेक्टिसाइड यूज करें, जिससे कि किसानों को लाभ हो सके। डॉक्टर साहब, चावल अनुसंधान केंद्र के क्या क्या कार्य हैं, किस तरह से ये हमारे किसान भाई बंधुओं तक अपनी पहुंच पहुंचाता है और किस तरह से सहायता करता है, इन तमाम बातों की जानकारी आपने हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो दीप्ति जी बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक VD शुक्ला ने चावल अनुसंधान केंद्र के बारे में, उसके कार्य प्रणाली के बारे में। और क्या खास है आज के कार्यक्रम में? संजय जी, जैसा कि हम जानते हैं कि चावल के बाद अब मकई की खेती हमारे किसान भाई बंधु जोर शोर से करते हैं। अब जब मकई के लिए हमें उन्नत किस्मों की जानकारी ही नहीं होगी तो सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो सकती है। जी दीप्ति जी, चावल और गेहूं के बाद मकई ही हमारा सबसे प्रमुख फसल बन गया है झारखंड में। तो मकई की खेती के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप खेत का चुनाव सही ढंग से करें। उसके बाद मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कर ले। मिट्टी का pH बैलेंस जांचने के बाद यदि उसमें किसी तरह से क्षारीय ज़मीन है तो उसका चूना पानी से आप उपचार कर ले। इसके अलावा मकई की अच्छी किस्मों का यदि आप चुनाव करेंगे तो बीजोपचार सही ढंग से होगा। दीप्ति जी, ये सब चुनाव तो हमारे किसान भाई करते ही हैं, वैज्ञानिक भी इस दिशा में नित्य नए नए अनुसंधान करते आ रहे हैं और आज के कार्यक्रम में शायद यही नई जानकारी हम अपने किसान भाइयों को देंगे। तो किसान भाई, अगर आप स्वस्थ बीजड़ों का चुनाव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि खेतों में जितने भी मक्के की फसल होगी वह स्वच्छ ही होंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? यदि आपके पास जानकारी सही और समुचित हो। वो कैसे हो सकता है? तो दीप्ति जी, आइए ले चलते हैं अपने किसान भाइयों को अपने वैज्ञानिक के पास, जो देंगे जानकारी मकई की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग में है, जहां किसानों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण केंद्र का आयोजन किया गया है, जिसमें आज हमारे साथ हैं डॉक्टर BK यादव, जो जानकारी दे रहे हैं मक्का की वैज्ञानिक खेती के बारे में। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने या आपके कृषि विज्ञान केंद्र में एक प्रोग्राम रखा गया है 1 दिवसीय मक्का अनुसंधान एवं वैज्ञानिक खेती के बारे में, इस विषय पर आप हमारे किसान भाइयों को विस्तार पूर्वक बताएं। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूं। भारत सरकार के द्वारा आदिवासी किसान भाइयों के उत्थान के लिए आदिवासी उपयोजना कार्यक्रम के अंतर्गत मक्का अनुसंधान निदेशालय द्वारा मक्का के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, जिससे कि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम और बीज वितरण कार्यक्रम साथ साथ प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत ये किसान भाई यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। इसमें मक्का से कैसे ये अधिक उपज ले सकते हैं, इसके बारे में, साथ साथ मक्का के कैसे विभिन्न उत्पाद बना सकते हैं, कैसे मक्का का बीज, हाइब्रिड मक्का का बीज अपने खेत पर तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में इनको बताया गया है। मैं बताना चाहूँगा कैसे मक्का से ज़्यादा ये उपज ले सकते हैं। मक्का से अधिक उपज लेने के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला अच्छे बीज का होना और दूसरा अच्छे उत्पादन तकनीकी का होना। अच्छे बीज का अर्थ है हाइब्रिड, और हाइब्रिड में भी सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, जिसको एकल संकर मक्का कहते हैं। अगर एकल संकर मक्का का बीज का चयन करते हैं तो निसंदेह देसी मक्का की तुलना में बहुत अधिक उपज मिल जाता है। और एकल संकर मक्का में भी अलग अलग तरह के मक्का हैं। कुछ मक्का हैं जो कि 75 दिन से कम में तैयार हो जाता है, जैसे कि विवेक 27 किस्म है, जो कि झारखंड के लिए उपयुक्त है। 75 से कम दिन में तैयार हो जाता है। 76 से 85 दिन में तैयार होने वाले प्रकाश एक किस्म है।
86 से 95 दिन में तैयार होने वाली किस्में मालवीय संकर हाइब्रिड मक्का 2 है और HM 9 है। और 95 से ज़्यादा दिन में तैयार होने वाली बहुत सारी मक्का है, जैसे कि क्वालिटी प्रोटीन मक्का का HQPM 1 है, HQPM 5 है। प्राइवेट कंपनी की भी बहुत सारी मक्का है, जैसे कि प्रो एग्रो का है, बायोसीड का है, पायनियर का है, मॉन्सेंटो का है। और जितना ज़्यादा समय लेता है मक्का तैयार होने में, उतनी ही ज़्यादा उपज भी होती है। कम अवधि वाले में थोड़ी कम उपज होती है, अधिक अवधि वाले में अधिक उपज होती है। ये जो किस्में हैं ये सारी वर्षाकालीन मक्का के लिए उपयुक्त है, लेकिन किसान भाई जाड़ा महीना में भी, अक्टूबर नवंबर में भी मक्का की खेती कर सकते हैं। जो मक्का 95 दिन से अधिक समय लेता है वर्षाकालीन में, वो सारी मक्का जाड़ा महीना में बुआई की जा सकती है। और इसके अलावा बसंतकालीन जो कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में बुआई का उपयुक्त समय है, उस समय में भी मक्का की खेती हो सकती है। लेकिन उस समय में जो वर्षाकालीन मक्का कम समय में यानी 76 से 85 दिन और 86 से 95 दिन में तैयार होता है, उस तरह की किस्मों को बसंतकालीन मक्का में लगाना चाहिए। ये तो था सही मक्का के किस्मों का चयन। अगर सही मक्का का किस्म हम चयन कर लेते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार से, उसके बाद की बात आती है जो अच्छे उत्पादन तकनीकी का होना। अच्छे उत्पादन तकनीकी में सर्वप्रथम हम किसान भाइयों से आग्रह करना चाहेंगे, बीज को ज़रूर उपचारित कर लें। अगर बीज उपचारित न हो तो बीज उपचारित करने का तरीका बहुत ही सामान्य है। बीमारी से बचने के लिए 2 दवा है, बाइवेस्टीन और दूसरी कैप्टन। दोनों का 1-1 ग्राम दवा 1 किलो बीज में मिला करके बीमारी से बचाव के लिए उपचारित किया जा सकता है। फिर बीज को सुखा करके कीड़ा से बचाव के लिए एक दवा आती है इमिडाक्लोरपिड, 4 मिलीलीटर दवा 1 किलो बीज में मिला करके उपचारित कर लेते हैं। फिर उसे भी छाँव में या हल्की धूप में सुखा करके, या अगर शाम में बीज उपचारित करते हैं तो दूसरे दिन बोआई कर सकते हैं। अब बोआई करने के लिए खेत को तैयार करना होता है। खेत तैयार करने के बाद लाइन में यानी पंक्ति में, कतार में बोआई करनी चाहिए। और 2 कतार के बीच की दूरी सामान्य मक्का के लिए 60 सेंटीमीटर रखते हैं। एक कतार में 2 बीज की दूरी यानी 2 पौधा की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। और जो बीज की गहराई होती है वो 3-4 सेंटीमीटर रखते हैं, न ज़्यादा गहराई न ज़्यादा ऊपर में रखते हैं, जिससे कि अंकुरन में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से बीज की बुआई कर देते हैं। 1 हेक्टेयर में, जो कि इस क्षेत्र में लगभग 62 कट्ठा 62.5 कट्ठा आता है, उसमें 20 किलो सामान्य मक्का के बीज की ज़रूरत होती है। और वर्षाकालीन मक्का का जो सही समय है वो मानसून का आगमन जब होता है, यानी वर्षा शुरू होती है, उस समय में मक्का की बुआई आरंभ हो जाती है। खास करके जून से शुरू होती है और 15 जुलाई तक ये किया जा सकता है। अब उसके बाद ज़रूरत होती है खरपतवार प्रबंधन की, क्योंकि वर्षाकालीन मक्का में खास करके ज़्यादातर खरपतवार आते हैं। अगर खेत छोटा है तो किसान भाई अपने हाथ से, मजदूर से निकाय गुराई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा है तो दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। मक्का के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है जिसे रामबाण कहा जाता है, यानी वो दवाई चुकता नहीं है। उसका नाम है एट्राजीन। एट्राजीन 1 हेक्टेयर खेत के लिए 1 से 1.5 किलो की ज़रूरत होती है। 600 लीटर पानी में घोल करके और छिड़काव करते हैं। छिड़काव करते के समय एक ध्यान देना चाहिए, वो ये है जो मक्का के बुआई के बाद और 24 घंटा के पहले इसका छिड़काव होने पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और छिड़काव करते समय छिड़काव करने वाले व्यक्ति को पीछे की तरह आना चाहिए, जिससे कि दवाई के ऊपर में उसका पैर न पड़े। इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो पाता है। खरपतवार प्रबंधन के बाद खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात आती है। सही मात्रा में फसल को सही समय पर उर्वरक मिलने से अधिक उपज मिलती है। और उर्वरक के लिए
1 हेक्टेयर खेत के लिए 10 से 15 टन गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद की सिफारिश की जाती है, रिकमेंडेशन दी जाती है। यानी जिस समय में खेत तैयार कर रहे होते हैं उस समय में सड़ी हुई गोबर की खाद जितना भी किसान भाइयों को उपलब्ध हो वो ज़रूर डाल देना चाहिए। अगर पर्याप्त मात्रा में है तो 15 टन 1 हेक्टेयर खेत में यानी आपके 62 कट्ठा में दिया जा सकता है। गोबर की खेत खाद के अलावा रासायनिक उर्वरक की भी ज़रूरत होती है, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आता है। नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं और 1 हेक्टेयर खेत के लिए 300 किलो यूरिया का रिकमेंडेशन दिया गया है, अनुशंसा किया गया है। और डीएपी अगर उपलब्ध है तो 150 किलो डीएपी 1 हेक्टेयर खेत के लिए। एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास अगर उपलब्ध है तो आप 150 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास 1 हेक्टेयर खेत के लिए प्रयोग कर सकते हैं। खाद देने की तरीका भी महत्वपूर्ण है। पूरा फास्फोरस यानी पूरा डीएपी, पूरा पोटास खेत तैयार करते समय मिट्टी में मिला देना चाहिए, लेकिन यूरिया को अलग अलग अवस्था में डालने से ज़्यादा फायदा मिल पाता है। खेत तैयार करते वक्त कुल का 10% यूरिया की ज़रूरत पड़ती है पौधा को। जब पौधा 4 पत्ते वाली अवस्था में आती है उस समय में 20% यूरिया की ज़रूरत पड़ती है। जब पौधा 8 पत्ते वाली अवस्था में आती है तब 30% यूरिया यानी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। जब पौधा में फूल आने की अवस्था होती है उस समय में 30% नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और जो बचा 10% नाइट्रोजन है या यूरिया है वो जब दाना भर रहा होता है उस समय में प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा फसलों को उर्वरक से पहुंचा सकते हैं। उसके बाद सिंचाई प्रबंधन यानी कैसे पानी देना चाहिए इसकी बात आती है। वर्षाकालीन मक्का में अगर समय पर बारिश हो रही होती है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन किसान भाइयों को ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए फसल की 2 अवस्थाएं हैं, फूल आने की और दाना भरने की। इस समय में खेत में नमी ज़रूर होनी चाहिए। अगर इस समय में खेत में नमी नहीं होती तो उपज में बहुत ही कमी होती है। और दूसरी अवस्था में अगर पानी है तो जैसे सीडलिंग की अवस्था होती है उस समय में भी सिंचाई देनी चाहिए। जब घुटना भर की अवस्था होती है उस समय में भी सिंचाई या बारिश की पानी हो जाती है तो अच्छी है। इस तरह से हम पानी का प्रबंधन कर लेते हैं। उसके बाद कीट प्रबंधन की बात आती है। मक्का में जो मुख्य कीट होता है, कीड़ा होता है, वो तना भेदक है। अगर बीज उपचार किया हुआ है तो उम्मीद करते हैं जो बहुत कम कीड़ा का प्रकोप होगा। फिर भी अगर कीड़ा का प्रकोप होता है तो तना भेदक के लिए एक दवाई आती है कार्बेरिल। ये पाउडर के रूप में मिलता है, 80% पाउडर होता है। इसका 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना चाहिए और छिड़काव पौधा की ऊपरी भाग में जिसे गोब कहते हैं उस पर पड़ना चाहिए। इससे पौधा को फ़ायदा हो पाता है। अगर दूसरे जगहों पर खेत में पड़ता है उससे पौधा को फ़ायदा नहीं हो पाता। बीमारी के लिए जो हम आलू की खेती में डायथेन M45 का प्रयोग करते हैं दवा का, वही मक्का में भी प्रयोग करते हैं और उसी दवा का प्रयोग करके बीमारी का नियंत्रण किया जा सकता है। जब मक्का तैयार हो जाता है, मक्का को हम विभिन्न अवस्थाओं में तोड़ सकते हैं या अपने उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि अगर भुट्टा के लिए मक्का की पैदावार लेना है तो भुट्टा वाली अवस्था जब दूध के बाद जब दाना थोड़ा सा कड़ा होने लगता है उस समय में भुट्टा तोड़ लेते हैं और भुट्टा को अपने प्रयोग में या मार्केट में ला सकते हैं। जब दाना वाली मक्का के लिए खेती करते हैं तो जब दाना तैयार हो जाती है यानी पौधा का पौधा सूखने लगता है, जब दाना को दांत के तले में डालते हैं तो कट की आवाज़ होती है। उस समय में हम समझते हैं जो दाना के लिए मक्का तैयार हो गया है और भुट्टा को तोड़ लेते हैं, फिर उसको सुखा करके दाना तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम वैज्ञानिक ढंग से मक्का की खेती कर सकते हैं और अधिक उपज ले सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण में आपको मक्के के उन्नत बीज, वैज्ञानिक खेती एवं बीज उत्पादन के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।